चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था को, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम इससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। उससे पहले हम इसके थ्योरी को देखेंगे कि हमारा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और इजारेदारी या पंचशाला ये सभी क्या है और किसके द्वारा इस व्यवस्था को लाया गया था, इन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था में हमारा 4 प्रकार का जो है व्यवस्था इसमें लागू किया गया था। सबसे पहले जो है इजारेदारी या पंचशाला, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे शुरू किया जाता है। दूसरा हमारा है अस्थाई बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। तीसरा हमारा है रैयतवाड़ी, जो कि टॉमस मुनरो के द्वारा इसे शुरू किया जाता है। चौथा हमारा है महालवाड़ी, जो कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है। अब हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। पहले हमारा है इजारेदारी या पंचशाला बंदोबस्त। तो इसका जो प्रवर्तक है वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। इजारेदारी या पंचशाला बंदोबस्त का प्रवर्तक वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। और इसमें जो है क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, कहाँ पर ये लागू किया गया था, तो हमारा बंगाल और बिहार क्षेत्र में जो है इसे लागू किया गया था। इजारेदार का अर्थ होता है जमींदार या ठेकेदार होता है इजारेदार का अर्थ। और यह व्यवस्था जो है सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि पर सबसे अधिक लगान वसूल करने वाले भूमि के लिए ठेका जो है दिया जाता था। और यह ठेका जो है 5 वर्षों के लिए दिया जाता। जैसे कि हमारा कोई भूमि है, भूमि हमारा जैसे कि ये हमारा क्षेत्र है, इस पर अंग्रेज़ों द्वारा इस पर बोली लगाई जाती थी कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ से भू राजस्व कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को देगा उसे इसका जमींदार बना दिया जाएगा, इसका उसे ठेकेदार बना दिया जाएगा। एक प्रकार से वहाँ पर नीलामी होती थी वहाँ पर जो है। और ये जो है जमींदारी या ठेकेदारी जो है अमीर वर्गों को दिया जाता था। और इसके जो है सबसे अधिक कलेक्ट करने वाले जो भू राजस्व है उसे अधिक कलेक्ट करने वाले को दिया जाता था। जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे इस ज़मीन को दे दिया जाता था और उसे वहाँ का जमींदार या ठेकेदार बना दिया जाता था। और ये जो है 5 वर्षों के लिए ठेका जो है दिया जाता था इस ज़मीन का। उसके बाद जो है इसे जो है 1772 ईस्वी में लागू किया गया था। और उसके बाद जो है 1777 ईस्वी में इसे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। जो ठेका हमारा 5 वर्षों के लिए दिया जाता था, अब उसे 1 वर्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, जो कि एक असफल व्यवस्था था, क्योंकि इसके द्वारा जो है निर्धारित लगान के अलावा जमींदार जो थे वो किसानों से अधिक ब्याज लेते थे और इसमें जो है किसानों का अधिक शोषण होता था। अब हमारा आगे है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रवर्तक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जो कि फ्रांसिस और जॉन शोर की सहायता से अस्थाई बंदोबस्त को लागू करता है। अस्थाई बंदोबस्त का अन्य नाम जो है इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, ये सभी इसके अन्य नाम हैं। और ये हमारा किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। और ये जो है अंग्रेज़ों के द्वारा आधिपत्य कुल क्षेत्र के 19% क्षेत्रों पर भारत में इसे अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। और ये हमारा 1790 में 10 वर्ष हेतु अस्थाई बंद कर दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त को। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो जो है अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व की अस्थाई दर थी। बंदोबस्त जो है जमींदारों से लगान समझौता किया गया था, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जमींदारों के बीच समझौता किया गया था कि जो जमींदार हैं वो किसानों से कर वसूल करके अंग्रेज़ों को देंगे। और उसके लिए जमींदार जो है इसमें जो है अमीर वर्गों को जमींदार बनाया जाता था। और कुल भू राजस्व का 10/11वां भाग अंग्रेज़ों को दिया जाता था जमींदारों के द्वारा। और जमींदारों के पास 1/11 भाग जो है अपने पास रखते थे, यानी कि यदि जमींदार जो है किसान से 11 बोरे अनाज यदि प्राप्त करते थे
तो उसमें से 10 बोरे अनाज जो है अंग्रेज को दे देते थे और उसमें से 11 में से 1 बोरे अपने पास रखते थे। यानी कि यदि वो 22 बोरे अनाज इकट्ठा करते हैं तो उसमें 2 बोरे जमींदारों के पास जाता था और 20 बोरे जो है अंग्रेज़ों के पास जाता था, अंग्रेज़ों को दे दिया जाता था। और इसी में हमारा एक है सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून के द्वारा जो है कंपनी द्वारा तय की गई समय अवधि में जमींदारों ने कंपनी को लगान नहीं दिया तो कंपनी भूमि जो है छीन लेती थी सूर्यास्त कानून के द्वारा। सूर्यास्त कानून जो है जैसे कि अंग्रेज़ों द्वारा यदि किसी समय अवधि में लगान की निर्धारित समय किया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो लगान वसूलने की निर्धारित समय दिया गया था, यदि जमींदार उसे उस डेट तक जो है नहीं दे पाते थे तो उनसे उस ज़मीन को छीन लिया जाता था। जैसे कि हमारा कोई ज़मीन है, उस पे अंग्रेज़ों ने यदि जमींदारों से कहा है कि हमारा जैसे कि 1 वर्ष के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ से कर वसूल कर अंग्रेज़ों को इस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर तक दे देना होगा। यदि कोई जमींदार 31 दिसंबर तक सूर्यास्त होने तक लगान नहीं दे पाता था तो हमारा 1 जनवरी को सूर्यास्त कानून या तो 1 जनवरी या फिर सूर्यास्त होने के बाद सूर्यास्त कानून के द्वारा उस ज़मीन को जमींदारों से जब्त कर लिया जाता था और उसकी ज़मींदारी किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसी को सूर्यास्त कानून कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अनुपस्थिति जमींदारी प्रथा, ये हमारा जो है जमींदार की भूमि नीलामी होने पर दूसरे गांव या शहर के लोग नए जमींदार बनते थे। जैसे कि हमारा कोई ज़मीन है, इस पे जो है जैसे कि हमारा बिहार की कोई ज़मीन है और इसकी जिम्मेदारी किसी से छीन ली गई है, किसी जमींदार से छीन ली गई है और उसकी नीलामी की जाती है, तो दूसरे गांव या फिर दूसरे शहर का व्यक्ति भी इस ज़मीन का जमींदार बन सकता है। उसी को अनुपस्थिति जमींदार प्रथा कहा जाता था और इसमें जो है किसानों की सबसे अधिक जो है शोषण हुआ करता था, क्योंकि इस जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर यदि कोई बाहर यानी कि दूसरे गांव या फिर दूसरे शहर का व्यक्ति इस पर जो है इसका ज़मींदार बनता था तो उसे वहां से कर इकट्ठा करने के लिए बीच में एकाध और व्यक्ति नियुक्त करना पड़ता था, जिसके कारण किसानों पर कर देने में अधिक दबाव पड़ता था और किसानों का इसमें अधिक शोषण होता था। आगे हमारा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अलेक्जेंडर रीड जो कि 12 महल क्षेत्र में 1792 में लागू किया गया था इस रीड के द्वारा और टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में 1820 में पूर्ण रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, इसलिए इसे टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल क्षेत्र में 1792 में लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को, जो कि छोटे क्षेत्र पर लागू किया था। लेकिन 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास और भारत के अन्य जगहों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया जाता है और एल्फिंस्टन के द्वारा बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया जाता है। इसमें जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिम भारत और पूर्वी बंगाल जो है ये सभी क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और हमारा इसमें जो है ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र के 51% जो कि सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा लागू किया जाता है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि ब्रिटिशर के द्वारा सबसे अधिक भू राजस्व व्यवस्था जो है किस व्यवस्था को लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। अब हम देखेंगे आगे इसकी विशेषताओं को। इसमें जो है जमींदारों के स्थान पर रैयतों यानी रैयत का अर्थ होता है किसान, किसानों से लगान समझौता, रैयतों को भूमि स्वामित्व जो है दिया गया था, किसानों को भूमि स्वामित्व दिया गया था इसके द्वारा। इसमें जो है अंग्रेज किसी जमींदार को न रख के सीधे वो किसान से लगान लेते थे, यानी कि बीच में जो बिचौलिया का काम जमींदार करता था लगान के लिए, उसे अंग्रेज़ों ने हटा दिया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसान से लगान वसूल करते थे। इसमें जो है
भूमि का मालिक किसान होता था, लेकिन उसे बेच या खरीद नहीं सकता था, लेकिन खेत का मालिकाना हक जो है किसानों के पास था। इसमें लगान जो है कुल उत्पादन का 2/5 भाग और आधार जो है भूमि का क्षेत्रफल और उत्पादन की क्षमता पर निर्भर था, यानी कि कोई फिक्स दर इस पर निर्धारित नहीं था। और इसमें जो है रैयतवाड़ी में लगान न देने पर भूमि की जब्ती की जाती थी किसानों से अंग्रेज़ों के द्वारा। जो किसान जो है लगान समय पर नहीं दे पाता था, उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। और लगान का पुनः जो है प्रत्येक 20 से 30 वर्षों में निर्धारण किया जाता था, जो कि 20 से 30 वर्षों में इसका फिर से निर्धारण किया जाता था कि कितना जो है कर किसी भी ज़मीन से लिया जाएगा। आगे हमारा है महालवाड़ी व्यवस्था जो है इसके प्रवर्तक हाल मैकेंजी हैं, जो कि 1822 ईस्वी में इसे लागू करते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के 30% जो है क्षेत्रफल पर इसे महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। महाल का अर्थ होता है ग्राम। इसमें जो है महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महाल को माना जाता था। इस पद्धति में ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। और जो है राजस्व वसूली का कार्य ग्राम प्रधान या जमींदार करते थे। समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था तथा कृषकों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था। जैसे कि हमारा जो है कोई गांव है, हमारा एक गांव है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यहाँ से मान लीजिए 100 रुपये लगान यहाँ से लिया जाएगा, तो वो जो है किसानों या किसी व्यक्ति पर इस लगान को नहीं लगाते थे, बल्कि किसी पर्टिकुलर गांव पर लगाते थे कि हमें इस गांव से इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना कर हमें चाहिए। तो उस गांव के जितने भी व्यक्ति थे मिलकर देते थे उस कर को। यदि किसी अंग्रेज़ के द्वारा यहाँ से मान लीजिए 100 रुपये देना है, तो उसमें जो है 100 रुपये जो है गाँव के हर एक किसान इकट्ठा करके उसे देते थे। और ये जो है वसूली इस गांव में जो है वसूली प्रधान के द्वारा किया जाता था, गांव के मुखिया के द्वारा किया जाता था। और वो गांव का जो मुखिया होता था वो अंग्रेज़ों को कर ले जाकर देता था। इस व्यवस्था में जो है न किसी किसान या फिर न तो किसी जमींदार के द्वारा किया जाता था, बल्कि पर्टिकुलर गांव पर किया जाता था। इस व्यवस्था को लागू जो है गांव पर किया गया था। और इसमें जो है समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था और किसको का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व तो जो है इस पे नहीं था। अब हमने महलवाड़ी को भी देख लिया। अब हम देखेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया है? तो ऑप्शन ए किसान, बी ब्रिटिश, सी मजदूर, डी जमींदार। तो अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा जो है भूमि का स्वामी जमींदारों को माना गया है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा अगला है, सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था से है? तो ऑप्शन ए भू राजस्व व्यवस्था से, बी शिक्षा व्यवस्था से, या फिर सैनिक व्यवस्था से, या फिर बैंकिंग प्रणाली से। तो सूर्यास्त कानून का संबंध जो है हमारा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, जो कि किसी भी जमींदार के द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए अवधि में कर को यदि कलेक्ट नहीं कर पाते थे, तो सूर्यास्त कानून के द्वारा उनकी ज़मीन को जो है जब्त कर लिया जाता था। तो सूर्यास्त कानून हमारा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग में लागू था? तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है हमारा 19%, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर यह जो है लागू था। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा अगला है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें जो है 10/11वां भाग जो है अस्थाई बंदोबस्त के तहत भू राजस्व में सरकार का यानी अंग्रेज़ों का हिस्सा इसमें था, जो कि 11 में से 10 जो है अंग्रेज़ों को दे दिया जाता था और एक हिस्सा जो है जमींदार अपने पास रखते थे। अगला प्रश्न हमारा है,
रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है लगान का समझौता किसानों के साथ किया गया था। इसमें किसी जमींदार या बिचौलिए की ज़रूरत नहीं थी। इसमें जो है अंग्रेज सीधे किसान से कर वसूल करते थे। अगला प्रश्न हमारा है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाए? तो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है हमारा हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व का लगान वसूली मुखिया के द्वारा किया जाता था? तो इसका जो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था में लगान वसूली जो है मुखिया के द्वारा किया जाता था, जो कि व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक गांव पर लगता था महालवाड़ी व्यवस्था में। और इसका जो है भू राजस्व कलेक्ट जो है मुखिया के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस जगह अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। मद्रास में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं किया गया था। प्रश्न हमारा है, किसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जनक जो है हमारा कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है? तो ऑप्शन हमारा ये, भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10/11 होता था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है, जमींदारों की भूमि का स्वामी बना दिया गया था। यह भी हमारा सही है। तीसरा हमारा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री किसानों के द्वारा की जा सकती थी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री जो है किसान के द्वारा जो है नहीं की जा सकती थी, बल्कि जमींदारों के द्वारा की जा सकती थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी वाला जो है सही हो जाएगा। और इसमें जो 3 कथन कहे गए हैं ये सभी सही हैं, लेकिन इसमें हमारा गलत पूछा है, तो सी वाला गलत है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को हमारे शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।